क्वेश्चन लेते हैं सीधा मालदीव से। सवाल है, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मालदीव्स इन द लास्ट 2 years, शुड दे बी ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न टू इंडिया? 2013, 10 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन मालदीव्स के रीसेंट पॉलिटिकल चेंजेस और इंडिया के लिए उनके इम्प्लीकेशंस पर फोकस कर रहा है। क्या कोई चिंता की बात है? राइट तो सोर्स का एनालिसिस ये बताता है कि मालदीव्स के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इंडिया के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी भी है और कंसर्न भी। एक तरह से डबल एजेड स्वॉर्ड है। अच्छा। हाँ, जैसे इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की जीत हुई थी, उसे डेमोक्रेसी की तरफ एक पॉजिटिव शिफ्ट माना गया। वो एक अपॉर्चुनिटी थी। ओके, ये तो हुई अपॉर्चुनिटी। और सोर्स के हिसाब से इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज किया? सोर्स में कई डेवलपमेंट पैक्स का जिक्र है। जैसे इंडिया ने हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी HICDP के लिए 100 मिलियन रुपया की ग्रांट असिस्टेंस दी। इसे कम्युनिटी लेवल पे डेवलपमेंट होता है। फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने में कोलैबोरेशन, मालदीवियन नेशनल यूनिवर्सिटी और कोचिन यूनिवर्सिटी के बीच एकेडमिक कोलैबोरेशन, ये सब पॉजिटिव एंगेजमेंट के एग्जांपल्स हैं। मेक सेंस। डेवलपमेंट कोऑपरेशन से गुडविल तो बढ़ता ही है। अच्छा, सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में क्या डिटेल्स हैं सोर्स में? सिक्योरिटी टाइज भी काफी स्ट्रांग बताए गए हैं। कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जिक्र है, जैसे इकुवेरिन, दोस्ती, एकाथा और ऑपरेशन शील्ड। हाँ, सुने इनके नाम। ये सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं है, इनसे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है और सिक्योरिटी कमिटमेंट का एक स्ट्रांग मैसेज भी जाता है। प्लस इंडिया मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स मतलब MNDF को काफी ट्रेनिंग देता है। अच्छा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अड्डू में ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने में इंडिया की मदद, ये सोशल सिक्योरिटी एंगल भी कवर करता है। हाँ, ये तो काफी वाइड रेंज ऑफ कॉपरेशन है। इकोनॉमिक साइड पे क्या हाइलाइट्स है? वो भी सिग्निफिकेंट है। सोर्स कहता है कि इंडिया मालदीव्स का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया और 2021 में बायलैटरल ट्रेड में 31% की ग्रोथ हुई। वाओ, 31%। हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी की हैं, जैसे हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट और ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCB। ये प्रोजेक्ट्स फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। राइट। साथ ही RBI और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच एक $US करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हुआ है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज तो क्लियर है, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक टाइज, लेकिन क्वेश्चन कंसर्न्स के बारे में भी पूछ रहा था। सोर्स क्या स्पेसिफिक कंसर्न्स हाईलाइट करता है? हाँ, कंसर्न्स भी हैं। सोर्स के अकॉर्डिंग 3 मेजर कंसर्न्स हैं। पहला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा। सोर्स 2015 का एग्जांपल देता है, जब ऑपोजिशन लीडर मोहम्मद नासीद को अरेस्ट किया गया था, उससे पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी। ऐसी इंस्टेबिलिटी इंडिया के अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी रिस्की हो सकती है। सोचिए, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन बार-बार अनस्टेबल हो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे क्या असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। दूसरा कंसर्न क्या है? दूसरा कंसर्न है रेडिकलाइजेशन। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि मालदीवियंस का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जैसे इस्लामिक स्टेट IS या पाकिस्तान बेस्ड जिहादिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। ओह ओके। ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी पोटेंशियल थ्रेट है, प्रॉक्सिमिटी को देखते हुए। ये तो वाकई सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, क्या वो चाइना फैक्टर है? बिल्कुल सही पकड़ा। चाइना का बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मालदीव्स में, जिसे उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जाता है, वो इंडिया के लिए इंडियन ओशन रीजन में एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है। ये कांस्टेंट डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। मतलब क्या चाइना के प्रोजेक्ट्स वहां लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। तो इन चैलेंजेस को देखते हुए सोर्स क्या वे फॉरवर्ड सजेस्ट करता है? इंडिया को क्या करना चाहिए? सोर्स 3 मेन डायरेक्शंस बताता है। पहला, इंडिया को इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में एक्टिवली एंगेज करना होगा, अपनी मैरिटाइम बाउंड्रीज और साउथ एशिया में स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। ठीक है। दूसरा, वहां जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, उसके सपोर्टर्स के कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स के इंटेंशंस क्लियरली बताने होंगे, ताकि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो सकता है इस केस में? शायद लोकल मीडिया एंगेजमेंट, पब्लिक डिप्लोमेसी। हाँ, हो सकता है। शायद दोनों ही जरूरी हों। और तीसरा पॉइंट क्या है? एक्टिव एंगेजमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन और रीजनल लीडरशिप के जरिए, ताकि अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें और मालदीव्स के साथ स्टेबल रिलेशन मेंटेन कर सकें। राइट। तो ये था मालदीव्स का डिटेल्ड एनालिसिस, काफी कुछ कवर हुआ। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये इंडिया श्रीलंका रिलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन, डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। 2013, 10 मार्क्स। बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया के अंदरूनी फैक्टर्स, डोमेस्टिक इश्यूज, श्रीलंका के प्रति हमारी फॉरेन पॉलिसी को कैसे शेप करते हैं? यस, ये फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस का एक क्लासिक क्वेश्चन है और सोर्स का आंसर हाईलाइट करता है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स का इंडिया की श्रीलंका पॉलिसी पर काफी सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। अच्छा। इन फैक्टर्स में शामिल हैं हिस्टोरिकल टाइज, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, एथनिक इश्यूज स्पेशली तमिल इशू, इंडिया की अपनी पॉलिटिकल डायनामिक्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और हाँ, पब्लिक सेंटिमेंट भी। चलिए इन्हें थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एथनिक इशू मतलब तमिल फैक्टर, इसका क्या स्पेसिफिक रोल बताया गया है? देखिए, इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु स्टेट में एक लार्ज तमिल पॉपुलेशन है और उनके डीप हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज हैं श्रीलंकन तमिल्स के साथ। हाँ, ये तो है। इसलिए श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी के राइट्स, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और रिकंसिलिएशन प्रोसेस पर इंडिया का जो भी स्टैंड होता है, वो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, खासकर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर इस मुद्दे को उठाती हैं। रेड, ये कनेक्शन तो काफी क्लियर है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे प्ले करते हैं? श्रीलंका ज्योग्राफिकली इंडिया के बहुत करीब है, इसलिए वहां की कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या टेररिस्ट एक्टिविटी या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का राइज, उसका सीधा असर इंडिया की अपनी सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोस्टल सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न बन जाती है, तो पॉलिसी बनाते वक्त ये सिक्योरिटी एंगल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। जाहिर है। बिल्कुल। अच्छा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या रोल है? इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी की ड्राइवर्स हैं। इंडिया श्रीलंका का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, फिशिंग राइट्स जैसे इश्यूज पर कोऑर्डिनेट करना, ये सब पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या लगता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस रिलेशंस को स्टेबल करने में हेल्प करती है या कॉम्प्लिकेट करती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शायद दोनों हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशंस के बारे में क्या कहा गया है? इंडिया इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहता है और श्रीलंका की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके लिए बहुत क्रूशियल है। हाँ बिल्कुल। साथ ही दूसरी रीजनल पावर्स स्पेशली चाइना
का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, उसे काउंटर बैलेंस करना भी इंडिया के लिए एक मेजर जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है और ये फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस को गाइड करता है। और फाइनली पब्लिक ओपिनियन और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ओवरऑल इम्पैक्ट। पब्लिक सेंटिमेंट, मीडिया का नैरेटिव और इंडिया की इंटरनल पॉलिटिकल इक्वेशंस ये भी पॉलिसी को शेप करते हैं। स्पेशली जब श्रीलंका में कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के एलिगेशंस लगे तो इंडियन गवर्नमेंट पर डोमेस्टिक प्रेशर बनता है रिस्पॉन्ड करने का। हाँ, सरकार को पब्लिक ओपिनियन मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी गोल्स इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में डीपली इंटरट्वाइंड हैं। दोनों देशों के अंदर के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी डायनामिक्स ये सब मिलकर बायलैटरल रिलेशनशिप की ट्रैजेक्टरी तय करते हैं। बिल्कुल सही। इसका कोई रीसेंट एग्जांपल ध्यान में आता है? जैसे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम इंडिया का रिस्पांस, क्या सोर्स में मेंशन है या हम खुद सोच सकते हैं? सोर्स में स्पेसिफिक रीसेंट एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन हाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका के रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इंडिया ने जो लार्ज स्केल फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन एड दी, उसके पीछे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न तो थे ही। हाँ, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर्स जैसे तमिलनाडु से पोटेंशियल रिफ्यूजी फ्लो का कंसर्न, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की जरूरत और हाँ चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का स्ट्रेटेजिक एंगल भी डेफिनेटली बैकग्राउंड में रोल प्ले कर रहे होंगे। पब्लिक सेंटिमेंट भी लार्जली एड के फेवर में था। गॉट इट। चलिए अब एक अलग इनिशिएटिव पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मौसम के बारे में। Project Mosam is considered a unique foreign policy initiative of the Indian government to improve relationships with its neighbors. Does the project have a strategic dimension? Discuss. 2015 12.5 marks. तो ये प्रोजेक्ट मौसम है क्या और क्या इसका कोई स्ट्रेटेजिक एंगल भी है या ये सिर्फ कल्चरल प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट मौसम 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका प्राइमरी एम है इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज के बीच जो एंशिएंट हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करना और रिवाइव करना। अच्छा। इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को प्रमोट करना है, लेकिन हाँ सोर्स कहता है कि इसका एक डेफिनेट स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है। ओके, तो वो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या है एग्जैक्टली? सोर्स क्या पॉइंट्स बताता है? सोर्स 3 मेन स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स हाईलाइट करता है। पहला, प्रमोटिंग रीजनल कनेक्टिविटी। ये प्रोजेक्ट एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स और कल्चरल एक्सचेंज नेटवर्क्स को रिवाइव करके रीजन में फिजिकल और कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। इससे इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाइज अपने नेबर्स के साथ और गहरे हो सकते हैं। सोचिए, पुराने स्पाइस रूट्स को कल्चरली दोबारा एक्टिवेट करना कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ है तो। दूसरा स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट क्या है? दूसरा है एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये प्रोजेक्ट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ावा दे सकता है। ओके। इससे कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे पायरेसी, स्मगलिंग, टेररिज्म इनको कलेक्टिवली टैकल करने में मदद मिल सकती है। कल्चरल टाइज अक्सर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए फाउंडेशन बन सकता है। मेक सेंस। और तीसरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट? तीसरा है काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। अपने नेबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज बिल्ड करके इंडिया उनकी चाइना पर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डिपेंडेंस को कम करने में हेल्प कर सकता है। अच्छा, मतलब सॉफ्ट पावर का यूज। एग्जैक्टली। ये इंडिया को रीजन में एक अल्टरनेटिव कल्चरली रेजोनेंट पार्टनर के रूप में पोजीशन करता है। एसेंशियली ये सॉफ्ट पावर का स्ट्रेटेजिक यूज है। तो कंक्लूजन बेसिकली यही है कि प्रोजेक्ट मौसम इंडिया की सॉफ्ट पावर को लेवरेज करता है। बिल्कुल, सोर्स कंक्लूड करता है कि प्रोजेक्ट मौसम इंडिया की सॉफ्ट पावर को एनहांस करता है, शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट करके। इसमें इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है टूरिज्म और ट्रेड प्रमोशन के थ्रू। ओवरऑल ये रीजनल कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी को फॉस्टर करता है, इंडिया के रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है और इसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इनडायरेक्टली सर्व करता है। पर यहाँ एक सवाल आता है, क्या सॉफ्ट पावर हमेशा हार्ड पावर जितनी इफेक्टिव होती है स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने में? इसकी लिमिटेशंस भी तो होंगी। गुड पॉइंट। बिल्कुल लिमिटेशंस होती हैं। शायद इमीडिएट रिजल्ट्स में नहीं दिखती इफेक्टिवनेस, बट लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है। Activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relation. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchange could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples. 2015 12.5 marks. तो सवाल यह है कि इतने मुश्किल रिश्ते में क्या स्पोर्ट्स और कल्चर जैसे सॉफ्ट पावर टूल्स कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, गुडविल जनरेट कर सकते हैं? सोर्स की इंट्रोडक्शन एक्नॉलेज करती है कि हाँ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन्ड है टेररिज्म और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की वजह से। इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि सॉफ्ट पावर टूल्स जैसे स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्सचेंजेस उनमें पोटेंशियल है गुडविल जनरेट करने का। हाँ, शायद लिमिटेड एक्सटेंट तक ही सही, पर पोटेंशियल है। कैसे? सोर्स क्या स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स बताता है। पहला मैकेनिज्म है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, स्पेशली क्रिकेट। क्रिकेट डिप्लोमेसी का जिक्र है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैचेस की व्यूअरशिप दोनों देशों में ह्यूज है। हाँ वो तो है, क्रेजी अलग होता है। एग्जैक्टली। ये मैचेस एक रेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं कॉमन पैशन के अराउंड लोगों को कनेक्ट करने का और पोटेंशियली गुडविल फॉस्टर करने का। थिंक अबाउट द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग एन इंडिया पाक मैच। इंटेंस होता है पर समटाइम्स यूनिफाइंग भी लगता है। सही बात है। कल्चरल एक्सचेंजेस का क्या रोल है? म्यूजिक फेस्टिवल्स, फिल्म फेस्टिवल्स, आर्ट एग्जीबिशंस ये सब प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं कॉमन कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने का और कल्चरल डिवाइड्स को ब्रिज करने का। आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स अक्सर गुडविल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। शेयर्ड लैंग्वेज, कल्चरल न्यूआंसेस ये सब हेल्प करते हैं। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, टूरिज्म या सिविल सोसाइटी इंटरेक्शंस, इनसे सिटीजन्स डायरेक्टली एक दूसरे से मिलते हैं। इससे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हो सकते हैं, एम्पैथी बिल्ड हो सकती है। डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन अक्सर परसेप्शंस चेंज कर सकता है। सोर्स में कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए हैं इसके? हाँ, सोर्स में अमन की आशा इनिशिएटिव का मेंशन है। ये 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया और जैंग ग्रुप पाकिस्तान ने जॉइंटली लॉन्च किया था। एम था पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करना। अच्छा, हाँ याद आया कुछ। और कंक्लूजन में करतारपुर कॉरिडोर का भी रेफरेंस है। ये रिलीजियस डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का एक सिग्निफिकेंट एग्जांपल है। सिख पिलग्रिम्स के लिए वीजा फ्री ट्रैवल फैसिलिटेट करता है। तो सोर्स का कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे है रिगार्डिंग सॉफ्ट पावर। यस, कंक्लूजन सजेस्ट करता है कि स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्सचेंजेस रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कर सकते हैं।
पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और गुडविल फॉस्टर करके क्रिकेट डिप्लोमेसी और करतारपुर कॉरिडोर जैसी इनिशिएटिव्स दिखाती हैं कि सॉफ्ट पावर में ट्रस्ट बिल्ड करने, कॉपरेशन बढ़ाने और इवेंचुअली पीस एंड स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल है। लेकिन इसमें क्रिटिकल सवाल है, क्या ये गुडविल पॉलिटिकल टेंशंस या टेररिस्ट अटैक्स के सामने टिक पाती है? मतलब कितनी सस्टेनेबल है ये? वही असली चैलेंज है। पॉलिटिकल रियलिटी अक्सर इन एफर्ट्स पर भारी पड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, लेट्स शिफ्ट फोकस टू अनदर नेबर, बांग्लादेश। क्वेश्चन है, द प्रोटेस्ट्स इन शाहबाग स्क्वायर इन ढाका in Bangladesh reveal a fundamental split in society between the nationalists and Islamic forces. What is its significance for India? 200 words, 10 marks. तो ये शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट्स क्या थे और उनका इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस था? ये प्रोटेस्ट फरवरी 2013 में ढाका में शुरू हुए थे। प्राइमरीली ये प्रोटेस्ट जमात इस्लामी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ चल रहे वॉर क्राइम्स ट्रायल्स के रिस्पॉन्स में थे। अच्छा, 1971 वॉर क्राइम्स। हाँ बिल्कुल, ये ट्रायल्स 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान हुए अत्याचार से रिलेटेड थे। इन प्रोटेस्ट ने बांग्लादेश सोसाइटी के अंदर एक डीप आइडियोलॉजिकल डिवाइड को एक्सपोज कर दिया। एक तरफ सेक्युलर लिबरल नेशनलिस्ट फोर्सेस थे और दूसरी तरफ इस्लामिस्ट ग्रुप्स। ओके, ये तो बांग्लादेश का इंटरनल डायनामिक हुआ। इसका इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या था अकॉर्डिंग टू द सोर्स? सोर्स कई पॉइंट्स हाईलाइट करता है। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। प्रोटेस्ट ट्रिगर हुए थे जब अब्दुल कौदर मोल्ला, एक जमात लीडर, को लाइफ सेंटेंस मिली थी वॉर क्राइम्स के लिए। प्रोटेस्टर्स उनके और बाकी अक्यूज जमात लीडर्स के लिए डेथ पेनल्टी डिमांड कर रहे थे। राइट। तो ये क्लियर स्प्लिट था। नेशनलिस्ट फोर्सेस जो वॉर क्राइम्स ट्रायल सपोर्ट कर रहे थे और सेक्युलर स्टेट चाहते थे, और इस्लामिक फोर्सेस जो ट्रायल्स अपोज कर रहे थे और अपना एजेंडा पुश कर रहे थे। इसका इंडिया पर क्या असर पड़ा? इंडिया के लिए इसकी इंप्लीकेशंस थे, क्योंकि इंडिया में भी लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन है और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्ट्री रहा है। तो पड़ोस में ऐसा फंडामेंटल स्प्लिट होना कंसर्न की बात थी। हाँ बिल्कुल। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर भी पड़ा। इंडिया ने हिस्टोरिकली वॉर क्राइम्स ट्रायल्स को सपोर्ट किया है और उसे बांग्लादेश में नेशनलिस्ट फोर्सेस का एलाई माना जाता है। ओके। लेकिन इस सपोर्ट की वजह से कुछ सेक्शंस इन बांग्लादेश ने इंडिया पर इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने का आरोप लगाया। साथ ही इंडिया में उस वक्त चल रहे पॉलिटिकल डिस्कोर्स रिलेटेड टू हिंदू नेशनलिज्म पर भी बांग्लादेश में कंसर्न्स एक्सप्रेस किए गए। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे क्या? डेफिनेटली। रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए थे। डर था कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर अपनी एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं। इंडिया का टेररिज्म से फाइट करने का एक्सपीरियंस है और वो बांग्लादेश के साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व है। एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी था। ये प्रोटेस्ट ने 1971 वॉर के विक्टिम्स के लिए जस्टिस और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के लिए अकाउंटेबिलिटी की नीड को फिर से हाईलाइट किया। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से? कंक्लूजन ये है कि शाहबाग प्रोटेस्ट ने बांग्लादेश के अंदर सेक्युलर वर्सेस इस्लामिस्ट फोर्सेस के क्लैश को क्लियरली दिखाया। इंडिया का बांग्लादेश की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में एक वाइटल स्टेक है। राइट। इसलिए इन प्रोटेस्ट का इंपैक्ट इंडिया पर बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे इलीगल माइग्रेशन या एक्सट्रीमिज्म स्पिलओवर का रिस्क, बायलैटरल रिलेशंस और ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट था। इंडिया को बांग्लादेश के इंटरनल डेवलपमेंट्स पर क्लोजली मॉनिटर करने और किसी भी नेगेटिव स्पिलओवर इफेक्ट से डील करने के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। सोचिए, एक नेबर कंट्री में इतना डीप आइडियोलॉजिकल डिवीजन बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन जाता होगा। हाँ, बॉर्डर पर विजिलेंस बढ़ानी पड़ती होगी और इंटेलिजेंस शेयरिंग क्रिटिकल हो जाती होगी। राइट। अब हम आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं जो एक स्पेसिफिक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन के बारे में है। व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्रिन? डज इट हैव एनी रेलेवेंस टुडे? डिस्कस। 2013 10 मार्क्स। तो गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है और क्या ये आज भी रेलेवेंट है? गुजराल डॉक्ट्रिन 1990s में इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल ने प्रपोज किया था। ये एसेंशियली 5 प्रिंसिपल्स का सेट है। 5 प्रिंसिपल्स? हाँ, 5। और इसका मेन एम था इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बीच पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना, स्पेशली स्मॉलर नेबर्स के साथ। ओके, वो 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं एग्जैक्टली? ओके, अब लेट्स लिस्ट देम एज पर द सोर्स। पहला, इंडिया को अपने स्मॉलर नेबर्स को यूनिलैटरल कंसेशंस देनी चाहिए बिना इमीडिएट रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट किए। मतलब इंडिया बड़ा देश होने के नाते पहला पॉजिटिव कदम उठाए। इंटरेस्टिंग। दूसरा, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। तीसरा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है। चौथा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क को स्ट्रेंथन करना, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। और पांचवा, सारे डिस्प्यूट्स को पीसफुल मींस से डायलॉग और नेगोशिएशंस के थ्रू सेटल करना। ये प्रिंसिपल्स तो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, आइडियलिस्टिक भी। सोर्स कहता है कि ये आज भी रेलेवेंट है। ये सोर्स का व्यू है कि गुजराल डॉक्ट्रिन आज भी रेलेवेंट है। इसके कोर प्रिंसिपल्स अभी भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, स्पेशली नेबरहुड पॉलिसी को गाइड करते हैं, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक ऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन के एरियाज में। ये एक तरह से गाइडिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके रेलेवेंस को कैसे जस्टिफाई किया गया है सोर्स में? सोर्स कहता है कि डॉक्ट्रिन का एम्फेसिस नॉन रेसिप्रोसिटी पर, स्मॉलर नेबर्स के साथ उनके कंसर्न्स को प्रोएक्टिवली एड्रेस करने पर और ट्रांसपेरेंट रीजनल कोऑपरेशन पर। ये सब इंश्योर करता है कि इंडिया का एंगेजमेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी पर बेस्ड हो। अच्छा। ये इंडिया की इमेज को एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर के रूप में एनहांस करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ एस्पेक्ट्स जैसे यूनिलैटरल कंसेशंस वाला पॉइंट आज के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में डिबेटेबल हो सकता है, पर ओवरऑल स्पिरिट ऑफ प्रोएक्टिव गुडविल एंड कोऑपरेशन वो अभी भी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती है। इंटरेस्टिंग। लेकिन वो पॉइंट जो आपने उठाया, क्या यूनिलैटरल कंसेशंस वाला प्रिंसिपल आज प्रैक्टिकल है, स्पेशली जब हम लार्जर नेबर्स जैसे चाइना या पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं? ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। सोर्स प्राइमरीली डॉक्ट्रिन को स्मॉलर नेबर्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करता है, जैसे भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश। लार्जर नेबर्स के साथ जहां पावर डायनामिक्स और हिस्टोरिकल इश्यूज बहुत डिफरेंट हैं, वहां स्ट्रिक्ट नॉन रेसिप्रोसिटी शायद फीजिबल या स्ट्रेटेजिकली वाइज ना हो। हाँ, सही बात है। वहां रिलेशंस अक्सर रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के प्रिंसिपल पर चलते हैं। लेकिन डॉक्ट्रिन की अंडरलाइंग स्पिरिट, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इनिशिएटिव लेना और जहां पॉसिबल हो शेयर्ड इंटरेस्ट्स जैसे ट्रेड, क्लाइमेट चेंज पर फोकस करना, वो शायद अभी भी कुछ वैल्यू रखती है, इवन इफ द अप्रोच नीड्स मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नेबर। राइट, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स।
तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस और उनका डिटेल्ड एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड सोर्सेज। चलो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया। बिल्कुल, रिकैप जरूरी है। तो पहले हमने मालदीव्स की बात की, वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज जैसे डेमोक्रेसी सपोर्ट, डेवलपमेंट पैक्ट्स जैसे HICDP, GMCP, सिक्योरिटी कोऑपरेशन जैसे इकोवेरिन, और कंसर्न्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेडिकलाइजेशन, चाइना का इन्फ्लुएंस। वे फॉरवर्ड था एक्टिव इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंडिया आउट कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट में, और रीजनल लीडरशिप। हाँ, फिर हमने देखा इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में डोमेस्टिक फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस, तमिल इशू ड्यू टू तमिलनाडु पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, प्रॉक्सिमिटी, इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इंडियन ओशन इन्फ्लुएंस, काउंटर बैलेंसिंग चाइना, और पब्लिक ओपिनियन, इंटरनल पॉलिटिक्स का रोल फॉरेन पॉलिसी शेपिंग में। करेक्ट। उसके बाद आया प्रोजेक्ट मौसम। ये एक कल्चरल इनिशिएटिव है हिस्टोरिकल मैरिटाइम लिंक्स को रिवाइव करने का, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना, मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन फोस्टर करना, टैकलिंग पायरेसी, टेरर और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना थ्रू सॉफ्ट पावर। नेक्स्ट हमने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में सॉफ्ट पावर की पोटेंशियल रोल देखी। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, क्रिकेट, कल्चरल एक्सचेंजेस, म्यूजिक, फिल्म्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स कैसे टेररिज्म और डिस्ट्रस्ट के डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में भी गुडविल जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं थ्योरेटिकली। एग्जाम्पल से अमन की आशा इनिशिएटिव और करतारपुर कॉरिडोर। फिर हमने डिस्कस किए बांग्लादेश के शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट्स। इसने वहां के नेशनलिस्ट वर्सेस इस्लामिक फोर्सेस के डीप सोसाइटल स्प्लिट को रिवील किया। इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस था इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, स्पिल ओवर रिस्क्स, इम्पैक्ट ऑन बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया सीन एज एलाई ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेस, रीजनल सिक्योरिटी इंप्लिकेशंस और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, जस्टिस फॉर 1971 विक्टिम्स। और फाइनली गुजराल डॉक्ट्रिन। इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं: यूनिलैटरल कंसेशंस टू स्मॉलर नीबर्स, नॉन इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक कॉपरेशन, स्ट्रेंथनिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सार्क और पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट। सॉस के मुताबिक ये आज भी रेलेवेंट है, स्पेशली इकोनॉमिक कॉपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन के गाइडिंग फ्रेमवर्क के तौर पर, एनहांसिंग इंडियाज इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर। एक्सीलेंट समरी। अब जरा मेमोरी टेस्ट हो जाए। लेट्स डू इट। मालदीव्स वाले केस में इंडिया के लिए 3 मेन चैलेंजेस क्या थे सोर्स के अकॉर्डिंग? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेडिकलाइजेशन एंड चाइनाज एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस। परफेक्ट। गुजराल डॉक्ट्रिन का कोर आइडिया क्या था, एक सिंपल सेंटेंस में? बेसिकली इंडिया प्रोएक्टिवली नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, स्पेशली छोटे वालों के साथ, मदद और कंसेशंस पहले देकर, बिना तुरंत कुछ वापस एक्सपेक्ट किए, और पीस कोऑपरेशन पे फोकस करें। ग्रेट। प्रोजेक्ट मौसम का स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या है? प्राइमरली रीजनल कनेक्टिविटी एनहांस करना, मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्रमोट करना और इंडियन ओशन रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, कल्चरल टाइज यूज करके। फैंटास्टिक। और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में सॉफ्ट पावर का एक एग्जांपल बताओ जो सोर्स में मेंशन था। सोर्स मेंशन था अमन की आशा इनिशिएटिव, और करतारपुर कॉरिडोर का रेफरेंस भी था एज शोइंग पोटेंशियल। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी की पॉइंट था। सुपर्ब रिकॉल। अब लिसनर टिविया एक्सरसाइज। कोशिश करो अपने शब्दों में बताने की, जैसे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में डोमेस्टिक फैक्टर्स फॉरेन पॉलिसी को कैसे शेप करते हैं, या शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट्स का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस था। जस्ट ट्राई रिकॉलिंग द मेन पॉइंट्स। इससे मेमोरी रियली स्ट्रांग होती है। इमेजिन तुम किसी फ्रेंड को समझा रहे हो। दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू सॉलिडिफाई अंडरस्टैंडिंग। हाँ, जरूर ट्राई करें। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन इंडिया के नेबरहुड रिलेशंस पे बेस्ड ऑन दीज UPSC PYQs। होपफुली ये कन्वर्सेशन इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हेल्पफुल रही होगी। डेफिनेटली। ये डिस्कशंस क्लियरली शो करते हैं कि कैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, कल्चर और इवन डोमेस्टिक फैक्टर्स सब मिलकर इंडिया के अपने नेबर्स के साथ इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स को शेप करते हैं। कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता। बिल्कुल। और जाते जाते फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं लिसनर के लिए। अगले 5 से 10 सालों में नई चीजें जैसे टेक्नोलॉजी सोचो, डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स या फिर ग्लोबल पावर में शिफ्ट्स, ये सब फैक्टर्स इंडिया के इन नेबरली रिलेशंस को कैसे रीशेप कर सकते हैं। कौन सा रिलेशनशिप डायनामिक सबसे ज्यादा बदलने की पॉसिबिलिटी है, क्या लगता है? That's a very relevant question for the future. बिल्कुल। Worth thinking about. हाँ। हाँ, इस पर सोचना चाहिए। हमें सुनने के लिए थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you.